हाय गाइस, तो आज अपन करेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 रिवाइज। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और मैंने 25 मिनट का टाइमर लगा दिया, जिससे ना मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, जो काम मैं करवाने जा रही हूँ उसी पे सिर्फ फोकस हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, जब आप इनिशियली देखोगे तो आपको लगेगा ये तो सेमी आर्क है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 2r/π, जबकि ये गलत है, क्योंकि आप ध्यान से जब देखोगे तो ये एक सेमी आर्क है और नीचे एक बायर है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, तो अब वही हमें करना है। एक्सटेंडेड बॉडी है ना, तो वही बॉडी हटाओ, बिंदु लगाओ। तो यहाँ पे जब सेमी आर्क का लगाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास 0, 2r/π हो जाएगा, जबकि जो बायर है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 0, 0 हो जाएगा, m2। ठीक है, तो जब एक्सयूएम लगाएंगे तो अब आप देख सकते हो कि उसमें भी 0 है, और तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। जब 22 करेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो m1 इंटू 2r/π प्लस m2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 22 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ, कि दैट्स वाई यहाँ पे ना जो एक्स एक्सिस है, एक्स सेंटर ऑफ मास है, वो 0 है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ये है m1 के रिस्पेक्ट में, और m2 की वैल्यू जो है ये है x2 y2, है ना। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। m1 इंटू 2r/π, ये देख सकते हो ऊपर दे रखा है, प्लस m2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास। और m1 की जो वैल्यू है वो λ/πr है, जबकि m2 की वैल्यू जो है वो λ/2r है। तो वही हम पुट कर देंगे, m1 की जगह कर देंगे λ/πr प्लस m2 की जगह कर देंगे λ/2r अपॉन टोटल मास। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2r/π प्लस 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने जो टाइमर था वो दूसरा लगा लिया 30 मिनट का। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन अपना डिस्कशन हो गया था इसका। चलो एक बार लिख के कर लेते, सो दैट आपके कंसेप्ट हो जाए क्लियर, क्योंकि इनिशियली आपको ज़्यादा तेज़ कराने की ज़रूरत है, उसके मतलब धीरे कराने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे जैसे आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आप फास्ट अच्छे से पकड़ सकोगे कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सेमी आर्क है, लेकिन हम जब क्वेश्चन को इनिशियली देखते हैं तो वो सेमी आर्क सिर्फ लगता है, जिससे हम आंसर 2r/π दे सकते हैं, तो वो जो गलत होता है। इस वजह से देखेंगे ध्यान से कि ऊपर सेमी आर्क है और नीचे बायर है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 2r/π नहीं होगा। फिर वही हम अपना रूल लगाएंगे, एक्सटेंडेड बॉडी को एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो सेमी आर्क का जो बिंदु होगा वो यहाँ पे आ जाएगा m1 0, 2r/π, जबकि जो वायर है इसका जो बिंदु होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, m2 है ये, हाँ 0, 0। ठीक है, तो वही हम लगा सकते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा कितना होएगा, बताओ कितना होगा, 0 होगा ना। तो बस आराम से सॉल्व कर दो। तो लैम्डा होता है वो लीनियर मास डेंसिटी होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज़ लो आ रही, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है। ठीक है, तो XUM 0 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ऊपर भी 0 है नीचे भी है, तो इस वजह से ओवरऑल आंसर 0 आएगा। और 22 जो होगा वो m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि जो m1 की वैल्यू है ना, सेमी आर्क है ना, तो m1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, λ/2πr। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गाइज, λ/2πr हो जाएगी। ठीक है, और जबकि इसकी जो वैल्यू होगी वो λ/2r हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2r। तो वही हमें सारी चीज़ें पुट कर दी हैं। m1 की जगह λ/2πr इंटू y1 कितना है, y1 कितना है गाइज बताओ। y1 जो है वो 2r/π है, तो वो कर देंगे, और उसमें λ/2r इंटू 0 अपॉन टोटल मास करेंगे तो वो कितना आएगा, λ/πr होगा। गलती मैंने यही करी थी, जो सेमी आर्क है ना उसमें मैंने ना 2πr कर दिया था, जबकि 2πr नहीं होगा, πr होगा, सिर्फ सेमी आर्क का जो वो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो λ/πr प्लस λ/2r। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2r/π प्लस 2। ठीक है, 2r/π प्लस 2। अच्छे से आ गया ना समझ, बताओ कमेंट सेक्शन में आया ना समझ। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यार से समझाऊंगी, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देख सकते हो एक ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ऊपर सेमी आर्क है जो 2 किलोग्राम का है, नीचे सेमी डिस्क है जो 3 किलोग्राम का है। तो वही हमें एक्सटेंडेड बॉडी है, तो वही करेंगे, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो जब अपन सेमी आर्क का लिखेंगे ना, तो आप बताओ सेमी आर्क का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है ना, तो 2 किलोग्राम का 0, 2r/π हो जाएगा। 3 किलोग्राम का सेमी
डिस्क है ना ये, हाँ सेमी डिस्क का 0,4r/3π हो जाएगा। ठीक है, तो जो XUM होगा वो 0 आ जाएगा। और बाईस UM के लिए हम लगा सकते हैं M1 इंटू y1 प्लस M2 इंटू y2 अपॉन टोटल मास। जब अपन करेंगे ना ये सॉल्व, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 0 आएगी। हम लिख के भी आपको समझाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि लिख के नहीं बताते हो, तो चलो आज मैं लिख के भी आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है अच्छे से समझा देंगे, दिमाग में घुस जाए। तो आप लोग देख सकते हो ये है सेमी आर्क, जिसकी जो वैल्यू होती है जिसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π होता है, लेकिन इसमें मास जो गिवन है वो 2 किलोग्राम है। और सेमी डिस्क है और इसका मास कितना गिवन है गाइस, 3 किलोग्राम। ठीक है, और सेमी डिस्क का क्या होता है वो अभी लिख के सब कुछ अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 किलोग्राम है और इसमें 0,2r/π ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और यहाँ पे सेमी डिस्क है जो, इसमें कितना 3 किलोग्राम है और सेमी डिस्क का कितना होता है -4r/3π। ठीक है, -4r/3π। देखो माइनस तो इसलिए है क्योंकि ये नीचे इसका बाई एक्सिस में नीचे है ना, तो इस वजह से साइन है, वरना सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π होता है। तो वही XUM 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब 22 UM के लिए M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन टोटल मास कर देंगे। ठीक है, अच्छे से आ रहा है ना समझ, बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आ रहा है ना तो ठोक दो लाइक और जल्दी से लव यू बोल दो। ठीक है, कि दीदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 UM। अभी सॉल्व करते बताते हैं। जो 22 UM आएगा वो भी शायद 0 ही आएगा, मे बी, क्योंकि ऊपर कट रहा है सारी वैल्यू, तो यहाँ पे जो वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 ही आएगा, शायद नहीं सच में आ रहा है। ठीक है, और ये करते करते पूरा 5 मिनट यहाँ पे लग गए हैं, बट हमारा एक पेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है हर एक कंसेप्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये समझाने के लिए सर ने एक ट्रिक बताई थी, मैं आपको यहीं याद करा दूँगी, बिना ट्रिक के कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब सेमी जो ट्रिक बताई वो भी बता देती हूँ, क्या पता आपको उसी से याद हो जाए। ठीक है, ये देख सकते हो ये सेमी रिंग हाँ, और ये है सेमी डिस्क। ठीक है, तो सर को किसी बच्चे ने बताई थी ये वाली ट्रिक कि देखो r/π तो दोनों ही जगह है। ठीक है, r/π दोनों जगह है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो याद करवा देती हूँ मैं आपको आराम से। सेमी रिंग जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है। सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π होता है, जबकि सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी रिंग का 2r/π सेमी रिंग का 2r/π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी रिंग का 2r/π सेमी डिस्क का 4r/3π। ठीक है, सेमी रिंग का कितना हो जाएगा 2r/π सेमी डिस्क का 4r/3π सेमी डिस्क का 4r/3π। ठीक है, अब बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डिस्क है जिसकी जो रेडियस है ऊपर वाले की वो r है, और जबकि जो अंदर खाली पार्ट है इसकी जो रेडियस है वो r/2 है। ठीक है, तो अब हमें इसका फाइंड आउट करना है, तो हम ईजिली कर सकते हैं। तो बताओ बड़ी वाली डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो m मास का 0,0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ गाइस, जब इसकी रेडियस r/2 है ना, तो मास इसका कितना होगा, वो कितना होगा एक बार बताओ। r/2 है ना, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना πr² में, तो r/4 आ जाएगा, तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा m/4 होगा। तो बस उसी तरीके से अपन जब सॉल्व करेंगे तो -r/6 आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, और दूसरा एक छोटी सी डिस्क है जिसका खाली पार्ट है जिसका रेडियस r/2 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको समझा रही हूँ कि एरिया इक्वल टू πr² होता है। ठीक है, तो जब r है तो चलो कोई नहीं, लेकिन जब r/2 हो गया है उसकी रेडियस, तो जो मास होगा ना वो हो जाएगा m/4। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, होगा कि ना होगा, होगा ना। तो बस इसी तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो -m/4 सर ने पुट कर दी है, और वही उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, और इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि पूरे डिस्क को मान लिया ये प्लस सिग्मा है और इस छोटी वाली डिस्क को मान लिया माइनस सिग्मा है। ओके, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो देखा जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, और ऊपर वाले और एक तरीका और है इसका, SKC सर ने बताया था कि अगर मैं B का मास -m मान लेता हूँ तो A का जो मास होगा
+4m हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर -RY6 ही आएगा। तो ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी सी डिस्क है और दो छोटी छोटी सी डिस्क है। ठीक है, तो हम लोगों ने ना छोटी वाली डिस्क को -सिग्मा से मान लिया और जो बड़ी वाली डिस्क है उसे +सिग्मा से, और जो छोटी वाली डिस्क का रेडियस है वो RY2 और बड़ी वाली का R और छोटी वाली का फिर से RY2। ठीक है, तो -सिग्मा का -m हो जाएगा मास और +सिग्मा का 4m हो जाएगा और जबकि -सिग्मा का -m हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब अपन को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -m है, इसके कोऑर्डिनेट -RY2 और -0 और 4m के तो ओरिजिन पे रखे तो 0,0 और ये m का जो है वो RY2, 0। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो आप देख सकते हो 0 है और एक्स सेंटर ऑफ मास जब अपन ऐसे फाइंड आउट भी करेंगे ना तो भी 0 ही आएगा। मतलब वो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब नहीं होता है कि सिमेट्री से देख सकते हैं। अगर मिरर इमेज बन रही है तो एक्स सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट 0 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो आप दूसरा भी मेथड कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके निकाल लें। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि 2 डिस्क थी, तो ये वाला कुछ क्वेश्चन अलग है गाइज। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे ये क्या था कि RY3 इसका वो था, क्या बोलते रेडियस, तो जो मास होगा वो m/9 आ जाएगा ना। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि रेडियस कितना दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा मास कितना होगा। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये था। ठीक है, और दूसरे वाला जो क्वेश्चन था ना पीछे वाला, उसका ये है सॉल्यूशन शायद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डिस्क है और ऊपर छोटा सा डिस्क है, एक की रेडियस R है और दूसरे की रेडियस RY2 है। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो है ना बड़ा वाला, उसका जो मास यहाँ पे ओरिजिन पे रख देंगे तो 0, आ जाएगा, मतलब 0,0 मास के लिए, और ऊपर वाला का आ जाएगा RY2 है ना, तो इसका जो मास होगा वो -m/4 हो जाएगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। अगर रेडियस RY3 है तो मास m/9 हो जाएगा, अगर रेडियस RY2 है तो जो मास होगा वो m/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें करनी है। देखना है आपको मास कितना दे रखा है और रेडियस कितनी गिवन है, तो आप बस वही वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक्सटेंडेड बॉडी लगा के कि बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगा के, तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसका लेंथ मतलब जिसकी रेडियस L है, ये पूरा बीच में डिस्क दे रखी है। ठीक है, तो जब आप इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो आप बताइएगा कि जो स्क्वायर है उसका तो m 0,0 आ जाएगा, जबकि जो बीच में जो डिस्क थी उसका मास आ जाएगा m2। और इसमें देखो ये वाली पूरी जो लेंथ है ना वो L है, कितनी है L। ठीक है, तो जब अपन बीच की कंसीडर करेंगे तो वो होगी L/2, और अब अगर हम इसके भी बीच में आधा कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी L/4। इस वजह से जो m2 होगा उसकी जो वो होगी रेडियस वो कितनी हो जाएगी L/4, 0, क्या हो जाएगी L/4, 0। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो m1 की वैल्यू होगी वो सिग्मा L स्क्वायर है, तो हमने इसे कंसीडर कर लिया कि m1 की जो वैल्यू है वो m है, लेट। ठीक है, और दूसरा जो है m2 की वो सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई L/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, m2 की वैल्यू जब कंसीडर करेंगे उसकी आ जाएगी -m पाई बाई 16, और वही आपको सॉल्व कर देना है कोऑर्डिनेट निकाल के, m1 x1 + m2 x2 अपॉन टोटल मास। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो, जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी, और जो सिर्फ बोल के करवा सकते हैं सिर्फ बोल के करवा देंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक 3 सिग्मा है, एक 5 सिग्मा है, मतलब कि 3 सिग्मा है और दूसरा 5 सिग्मा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम ए कंप्लीट डिस्क +3 सिग्मा R a डिस्क ऑफ रेडियस RY2 इज रिमूव्ड एज शोन इन डायग्राम एंड इन एम्प्टी पार्ट नाउ अनदर डिस्क ऑफ सरफेस डेंसिटी + सिग्मा इज प्लेस्ड, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब कि जो पहले जो लोकेशन थी ना, जो बड़ा वाला जो 3 सिग्मा आया, ठीक है, उसमें जो छोटा वाला जो सिग्मा था ना रिमूव पार्ट में, उसे ना 5 सिग्मा उसमें वो भर दिया गया, तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि +3 सिग्मा R दे रखा, दूसरी डिस्क का 5 सिग्मा RY2। तो इसको तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वही एक्सटेंडेड बॉडी से बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें हमको कुछ भी वो नहीं दे रखा है, मतलब दूसरे उसको प्लेस कर रखा था इसमें, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है एक डिस्क को दूसरी वाली जो खाली पार्ट में है उसमें भर दिया जाता है, तो फिर फाइंड आउट करना होता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताती हूँ उसमें क्या करना है। जैसे
प्लस 3 सिग्मा है, ठीक है, तो ओवरऑल 5 सिग्मा है। तो आप खुद सोचिएगा जब इसमें भरा जाएगा वो 2 ही सिग्मा तो होगा ना, तो इस वजह से जो M1 होगा ना वो 3 सिग्मा हो जाएगा, और जो M2 होगा यहाँ पे प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो M1 जो होगा वो 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो 3m हो जाएगा। M2 जो होगा वो 2 सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर, तो जब सॉल्व करेंगे तो m/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपको आराम से फाइंड आउट कर लेना है, सेंटर ऑफ मास निकाल के m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो r/14 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? r/14 आएगा, ठीक। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक है सिग्मा यहाँ पे और दूसरा 3 सिग्मा। तो आप खुद सोचिएगा जब ये सिग्मा है और उसमें 3 सिग्मा है तो कितना और दे रखा होगा, दूसरा वाला सिग्मा कितना भरा दिया होगा, तो वो होगा 2 सिग्मा, तभी तो 3 सिग्मा आएगा ना। तो इसी वजह से फिर वही वैसे ही सॉल्व करना है। फ्रॉम ए कंप्लीट डिस्क प्लस सिग्मा आर डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड एज ऑन इन फिगर, और फिर उसके अंदर फाइंड एन एम्प्टी पार्ट नाउ अनदर डिस्क ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस 3 सिग्मा प्लेस फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बस वही वैल्यू पुट करनी है, सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे प्लस सिग्मा का प्लस 2 सिग्मा का। तो अब अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी ऐसा इसमें भी दिक्कत नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एक सिग्मा दे रखा है और दूसरा सिग्मा प्लस 5 सिग्मा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितना भर दिया गया होगा। तो ऑफकोर्स हम इमेजिन करेंगे तो 2 सिग्मा होगा, पहले 1 सिग्मा फिर 2 सिग्मा, फिर उनका जब अपन कोऑर्डिनेट करके निकाल देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। RCOM जो होता है वो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन टोटल मास कर देंगे, ठीक है। आर सेंटर ऑफ मास जो होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन टोटल m1 प्लस m2, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो b आ जाएगा वेलोसिटी, b सेंटर ऑफ मास, तो वो आएगी m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट 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 और फिर अपॉन टोटल मास, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर सेंटर ऑफ मास होता है इसे ना चेंज इन पोजिशन कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं m1 d1 प्लस m2 d2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। और सेम फॉर दिस केस, इसमें देखना m1 b1 दे रखा है, m1 b1 क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, तो p1 प्लस p2 अपॉन टोटल मास कर देंगे, ठीक है। तो p नेट जो होगा वो m b सेंटर ऑफ मास आएगा, और जो b m है ना वो सिस्टम का टोटल मास है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का आप देख ही सकते हैं, f नेट जो होता है वो m a सेंटर ऑफ मास होता है, ये टोटल मास होता है, ओके। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको इतना दिमाग में लगाना कि जो आर सेंटर ऑफ मास है अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब चलो बढ़ते, ये लल्लू बुल्लू से क्वेश्चन है, हाल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 किलोग्राम दे रखा, 4 किलोग्राम दे रखा, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो बस वही आपको करना है, कैसे वी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन टोटल मास, m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन टोटल मास कर देंगे, ठीक है। तो m1 की जो वैल्यू होगी वो 2 किलोग्राम, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 25/3 i कैप आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया गया 6 सेकंड में कितनी चलेगी, तो b इंटू टी कर देंगे तो 100 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। सेम फॉर दिस केस, इस केस में हमें क्या दे रखा है, बी सेंटर ऑफ मास दे रखा है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, पहले तो दोनों एक साइड ही थी, एक तो यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मास इधर गिवन है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तो बी सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी, तो हमने देखा कि दोनों मूव कर रहे हैं बट सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट देन ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम विल बी एट रेस्ट, गलत स्टेटमेंट है। ऑफकोर्स यार, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो क्या सभी पार्टिकल्स जो होंगे सिस्टम के वो रेस्ट पे होंगे, ऑफकोर्स फॉल्स है, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यार, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ बोलते बोलते, बट एनीवे चलो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट देन पोजीशन ऑफ द देन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मे बी मूविंग, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट देन बी सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट देन बी सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हाफ m टोटल v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर एट रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0, ठीक है। इफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन मस्ट बी नॉन जीरो, फॉल्स फॉल्स बाई फॉल्स, ठीक है। यदि पार्टिकल ऑफ सिस्टम नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो जो ए सेंटर ऑफ मास होगा वो नॉन जीरो होगा, तो फॉल्स है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इसमें डायरेक्शन लेके ही सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बी सेंटर ऑफ मास है तो m1 2 किलोग्राम था,
ये एक्स एक्सेस में है तो आई कैप आ जाएगा, 3 किलोग्राम वाई एक्सेस में है तो ये जे कैप आ जाएगा। जब सॉल्व करना है ना तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप अपॉन 5 आएगी, ठीक है। हमें डायरेक्शन लेके ही सॉल्व करना है इन वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ऊपर जा रही है और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, ठीक है। और 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम दे रखा है। डायरेक्शन हमसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन लगाए तो माइनस जे कैप आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 किलोग्राम है, इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 3 किलोग्राम है 5 मीटर पर सेकंड से जाएगी। तो आप एकदम दिमाग लगाओगे कि बी सेंटर ऑफ मास तो 5 होगा कि नहीं होगा, भाई डायरेक्शन भी देखनी होती है। तो डायरेक्शन जब आप डायरेक्शन देखोगे ना तो बी सेंटर ऑफ मास जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √3, क्योंकि √13। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूँ। आई एम ऑल्सो इंसान लाइक यू, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम दे रखा है। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो 20/3 आएगी। कितनी आएगी? 20/3 आएगी। कितनी आएगी? 20/3 आएगी। आपको इस केस में क्या करना है, आपको ना डायरेक्ट ये नहीं देखना कितना दे रखा है, आपको ये भी देखना है कि डायरेक्शन दे रखी है तो उसको डायरेक्शन के साथ लिखना है। जब भी आपसे बी सेंटर ऑफ मास ए सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए तो आप हमेशा डायरेक्शन के साथ ही लिखोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं बिना उसके, तो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो A1 जो है 2 है और 2 किलोग्राम दे रखा है इसका मास, और A2 है वो 4 है और 3 किलोग्राम दे रखा है। तो ए सेंटर ऑफ मास जो होगा वो M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। जब सॉल्व करेंगे तो 16/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो 3 किलोग्राम है ये 2 किलोग्राम है, ठीक है। इनका दोनों का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग है, एक इधर से जा रहा है दूसरा इधर से जा रहा है, तो माइनस का साइन तो लगेगा ही। जब अपन ने सॉल्व किया ना तो ओवरऑल जो आंसर आया वो 0 आएगा, क्योंकि उधर भी +6 था इधर -6 था, इस वजह से, ठीक है। ये 2 किलोग्राम है तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये 3 किलोग्राम 30 आ जाएगा, 2 किलोग्राम 20 आ जाएगा, और तो A = 30 - 20 अपॉन टोटल मास कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ए सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या आ जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन टोटल मास। तो जब सॉल्व करेंगे, और हमें भाई साहब डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो डायरेक्शन तो आपको नोट डाउन करनी ही होगी। तो इस वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो -2/5 जे कैप आएगा शायद, इसलिए बोल रही हूँ गाइस, मैंने ध्यान से देख नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पूरा सा सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो नीचे सिस्टम मान लिया है ना, तो ओवरऑल देखा जाए 2 3 5 थे ना, तो 50 नीचे लग रहा है, ठीक है। ऊपर 2T 48 लग रहा है। तो जब आप F नेट निकालोगे ना तो M टोटल एक्सेलरेशन कर दोगे, ठीक है। तो 50 - 48 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करोगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास 10 मिनट बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको ये सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो आप सिर्फ डायरेक्शन के साथ ही करोगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन टोटल मास कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, कितना आएगा, 5। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यार पता बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोल बोल के, बहुत ज़्यादा सीरियसली। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है ना 21 मिनट 33 सेकंड पे, तो भाई हेड्स ऑफ यू गाइज, यू डिड इट, लव यू सो मच। अब बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्शन दे रखा है, तो आप वही से सॉल्व कर सकते हो। वही आपको करना क्या है, ऊपर वाली जो भारी वैल्यू है वो और माइनस छोटी वाली, और ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 10 किलोग्राम दे रखा है, ये 10 किलोग्राम दे रखा है। यहाँ पे इसका कंपोनेंट mg sin थीटा लगेगा और यहाँ पे mg sin थीटा लगेगा। तो 60 इधर है और 80 इधर है। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया ये एक्स एक्सिस है, उधर वाला बाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 80 - 60 अपॉन 10 + 10, तो ए जो होगा वो 1 आएगा, और ए सेंटर ऑफ मास M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन टोटल मास साइन के साथ लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/√2 आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कराने का मकसद यही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और कराने हैं यहाँ पे। वही आपको करना है ए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M3 प्लस A3 अपॉन टोटल मास कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो टेंशन इधर दे रखी, ए इधर दे रखा, तो ये 2T आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे ना तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, देख लो कितना आएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है उसको आराम से निकाल लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा 19वां क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि टेंशन उधर ऊपर थी और एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, ये 3m है, इधर T हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ना सबसे पहले A1 निकालना है। तो जब अपन A1 निकाल लेंगे तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन टोटल मास। जब सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें A1 की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। जब A1 की वैल्यू आ जाएगी तो हम ए सेंटर ऑफ मास में पुट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये हमारा बचता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंशन इधर T लग रहा है, इधर भी T, इधर भी T, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, और 3m है इधर, और ये 2m है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका जो 2T A1 डैश T इंटू 2 माइनस 2T इंटू 3, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 आ जाएगा। जब ये 4 आ गया ना तो ए सेंटर ऑफ मास हाल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M3 प्लस M3
A3 और अपन टोटल मार्क्स कर देंगे तो इससे आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ये लेक्चर नंबर 4 जो कि कल आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे लिए ना हेक्टिक हो जा रहा है, कल मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो इसी वजह से अब कल 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगी। सॉरी फॉर डिले, हो सकता है कल से शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आ जाए। 8 AM पे रोटेशन मोशन की वीडियो मेरी तैयार है, आ जाएगी। मम्मी की कसम खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं मम्मी की कसम खाती हूँ तो मुझे रहता है कि उनकी कसम नहीं तोड़नी, इस वजह से सेंटर ऑफ मास की वीडियो कल मॉर्निंग में 8 लेक्चर नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। चलो बाय।